नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वार्मिंग ओशंस के यहाँ पे बारे में बात हो रही है। बेसिकली एपेलेट शार्क्स के बारे में बात हो रही है। एक्चुअली ये पीपीटी बहुत पहले की है, मैं मिस कर गया हूँ, लगभग 1 महीने पहले की है। बट फिर भी ये जो एपेलेट शार्क्स है ये बेसिकली कहीं ना कहीं न्यूज़ में है और हो सकता है प्रीलिम्स में भी आपसे इससे रिलेटेड सवाल आ जाए। तो इसके बारे में जल्दी से इस वीडियो ख़त्म करेंगे। फिर सी क्रिएचर्स कैसे अफेक्ट हो रहे हैं ओशन वार्मिंग के चलते, इशू क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, इस वार्मिंग का प्रोसेस का ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है, क्या किया जा सकता है। वैसे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो ऑलरेडी मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस के थ्रू ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप मेरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट देखिए जाके। आप देखो, दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड ओशंस में वार्मिंग हो रही है और वार्मिंग के चलते, वार्मिंग क्यों हो रही है, क्लाइमेट चेंज के चलते। अब ये वार्मिंग केवल हमारे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में नहीं है, जो ओशन है ना, ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और ऐसा बोला जा रहा है कि ओशन के टेम्परेचर के चलते, बढ़ने के चलते, जो बेबी शार्क्स हैं वो अब छोटे पैदा हो रहे हैं। और जो बेबी शार्क्स पैदा हो रहे हैं उनके पास सर्वाइव करने की एनर्जी नहीं बची है। आप बोलोगे कि ये स्टडी कहाँ कंडक्ट करी गई है, तो भाई न्यू इंग्लैंड एक्वेरियम ने ये स्टडी कंडक्ट करवाई है और यहाँ पे एपेलेट शार्क्स को स्टडी किया गया। अभी इनके बारे में बताता हूँ आपको। कौन सी एपेलेट शार्क स्टडी की गई, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के कोस्ट के पास रहती हैं। ऐसा इस स्टडी ने बताया है कि जब कंडीशन ज़्यादा वार्मर है तो ये जो स्टार शार्क्स का ग्रोइंग प्रोसेस है ना, इनके जो एग्स का ग्रोइंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाता है और एग के अंदर बॉडी को डेवलप करने के लिए लगता है समय। तो बॉडी डेवलप हुई नहीं और जो एग ग्रोइंग प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गया, तो एग्स पहले हैच हो जाते हैं। और जब एग्स पहले हैच हो जाते हैं तो जो बेबीज हैं वो प्रॉपरली डेवलप्ड बेबीज पैदा नहीं होते हैं। इस स्टडी में बेसिकली हुआ ये है, इस एक्वेरियम ब्रीडिंग प्रोग्राम में कुछ शार्क के अंडों को एवरेज समर कंडीशंस में उगाया गया, लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड में, और कुछ शार्क्स के अंडे को इंक्रीज टेम्परेचर में उगाया गया। तो आगे आने वाली सेंचुरी में जब टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएंगे तो उन टेम्परेचर में उगाया गया। तो शार्क्स के अंडों को, कुछ शार्क्स के अंडे को 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में, जो कि एवरेज है, और कुछ को 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर पर। ये देखने को मिला कि जिन शार्क को आपने वार्म टेम्परेचर में रियर किया है, यानी पाला है, यानी 29 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड वाले टेम्परेचर में पाला है, उनके अंदर मेटाबॉलिक परफॉर्मेंस कम है। ओके, और इससे जो शार्क पैदा हो रही है ना वो बहुत वेट में कम है, मतलब अंडर डेवलप्ड है। तो इस स्टडी करने की क्या कोशिश करी, स्टडी ये बोल रही है कि आगे आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग तो होगी, ओशंस के टेम्परेचर तो बढ़ेंगे, तो उन ओशंस के टेम्परेचर में ये कैसी एफिलेट शार्क्स पैदा होंगी, ये स्टडी यहाँ पे कराई जा रही है। राइट साइड पे यहाँ पे आपको मूव करती हुई एफिलेट शार्क नजर आ रही है। ओके, एपेलेट शार्क आप देख सकते हो बिल्कुल समुंदर की सरफेस पे, मतलब पानी की बिल्कुल डेप्थ पे, जहाँ पे ज़मीन आ जाती है वहाँ पे एपेलेट शार्क्स पाई जाती हैं। तो ये स्मॉल बॉटल डोलिंग शार्क है। स्मॉल क्यों, चूँकि 1 मीटर या लगभग 3 फीट लंबी होती हैं। ह्यूमंस के लिए काफ़ी हार्मलेस है। ये शार्क्स कभी कभी आपको, जो स्कूबा डाइविंग करते हैं ना लोग, उनको भी नज़र आ जाती हैं। ओके, आप देखिए कि इनके पेक्टोरल फिन्स पे कुछ लार्ज स्पॉट्स हैं, कुछ तरीके के मिलिट्री शोल्डर ऑर्नामेंट्स को रिजेंबल करते हैं। इन शार्क्स को स्टेबल माना गया है। दिस इज अ स्पेशीज ऑफ लीस्ट कंसर्न। किस पे, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पेशीज पे। इस शार्क की खास बात है, इस शार्क ने ऑक्सीजन की कमी के साथ एडजस्ट कर लिया। सीवियर नाइट टाइम ऑक्सीजन डिप्लीशन को ये शार्क संभाल गई हैं। हाइपोक्सिया कह सकते हो आप इसको, ठीक है। तो हाइपोक्सिया में कहीं ना कहीं ये शार्क अपने आप को संभाल जाती है। एनोक्सिया में 1 घंटा चल जाती है। एनोक्सिया, हाइपोक्सिया, आप इतना समझ सकते हो कि भाई ऑक्सीजन की कमी होना। ऑक्सीजन की कमी के साथ कैसे ये एपेलेट शार्क कोप अप करती हैं, तो भाई ये करती क्या है कि जो आइसोलेटेड टाइडल पूल्स होते हैं, कभी कभी आइसोलेटेड टाइडल पूल्स में रात के समय पे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिप्लीट हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये एपेलेट शार्क, जो भी इनके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको ब्रेन तक पहुंचा देंगी और जो नॉन एसेंशियल न्यूरल फंक्शंस हैं उनको बंद कर देंगी। तो नॉन एसेंशियल न्यूरल फंक्शंस में ऑक्सीजन नहीं इस्तेमाल होगी और ऑक्सीजन ब्रेन तक ज़्यादा पहुंचेगी। ये करने में ये जो शार्क्स हैं, ये शार्क्स हैं, ये कैपेबल हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे शब्द आया कि सर ये आइसोलेटेड टाइडल पूल्स क्या होता है। तो देखिए, समुंदर बहुत बड़ा है दोस्तों, और उस समुंदर के बीच में कई कई जगहों पे इस तरीके के लैंड फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके, और ये लैंड फॉर्म्स में होता क्या है कि कभी कभी पानी इन लैंड फॉर्म से पूरी तरीके से गिर जाता है,
या पार्शियल तरीके से गिर जाता है। तो आप कह सकते हो कि लैंड फॉर्म्स की वजह से जो पानी है ये पूरी तरीके से ओशन से नहीं जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे इन लैंड फॉर्म्स के बीच में जो पानी आता है कभी कभी उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसको आप कह सकते हो ये टाइडल पूल्स, और टाइडल पूल्स में ऑक्सीजन की कमी अक्सर कर देखी जा सकती है। अगर आप देखोगे तो ये जो आप देख सकते हैं एपेलेट शार्क्स हैं, ये हमेशा स्विम नहीं करती हैं, ये कभी कभी वॉक भी करती हैं अपनी बॉडीज को और अपने पेयर्ड फिन्स को रिगल करके ज़मीन के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये एपेलेट शार्क्स हैं और ये न्यूज़ में क्यों हैं ये आपको पता चल गया। बेसिक जो मेरा पर्पस था इस वीडियो को बताने का वो यही था। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल पे ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो आप कंसीडर कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सी वीडियोस पे प्लेलिस्ट बना रखी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जेन्युइन डॉट से जवाब दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। अब बात करते हैं भाई सी क्रिएचर्स अफेक्टेड। जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वार्मिंग के चलते सी क्रिएचर्स अफेक्ट हो रहे हैं और ह्यूमंस पे इसका क्या इम्पैक्ट है। देखिए, इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के फिनोमेना में वो सी क्रिएचर्स को ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो कि कोस्ट के पास कम गहरे पानी में पाए जाते हैं, और लैंड पे जितना जानवरों को नुकसान हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान आप कह सकते हो कि कोस्ट के पास जो पानी है, शैलो वाटर्स में जो क्रिएचर्स पाए जा रहे हैं उनको हो रहा है। तो भाई जो लोकल पॉपुलेशन है मरीन एनिमल्स की, खासकर कोस्ट के पास, वो बहुत तेज़ी से गायब हो रही है, दुगने रेट से जिस रेट से लैंड बेस्ड स्पेशीज़ की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो फिश, कैब, लॉबस्टर कहीं ना कहीं लाइफ थ्रेटनिंग टेम्परेचर्स में रह रहे हैं और जल्दी मर रहे हैं। अब देखिए एक ऑप्शन है, या तो ये पोलवर्ड्स मूवमेंट करने लगे, कूलर वाटर्स की तरफ जाने लगे, हायर लेटीट्यूड्स में जाने लगे। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ इक्वेटर है, तो ये जो गर्म इलाके हैं आप कह सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके कैप्रिकॉन के बीच में, इन लैटिट्यूड से बाहर निकल जाएं। लेकिन अभी लैटिट्यूड से बाहर निकल के इतनी बड़ी जर्नी करना सारे स्पेशीज के बस की बात नहीं है। छोटे मोटे क्रैब्स, फिश, इनके बस की बात नहीं है। प्लस कुछ जानवरों का जो हैबिटाट है वो शैलो वाटर हैबिटाट है, और शैलो वाटर हैबिटाट होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स पे, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ हर जगह पे ग्रेजुअल नहीं होती, कभी कभी बिल्कुल ही नीचे गिर जाती है, कभी कभी खुरदुरी होती है, कभी कभी एक अनएक्सपेक्टेड इंटरप्शन के फॉर्म में लैंड फॉर्म आ जाता है जिसके चलते भी ये क्रिएचर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो ओवरऑल इस ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा खतरनाक इम्पैक्ट पड़ रहा है इन पे। ओशन वार्मिंग की बात करें तो देखिए ओशंस एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक्सेस हीट है उसको हमारे ओशन से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमको पता है। इससे हमारी मेरीन स्पेशीज पे और ओशन इकोसिस्टम दोनों पे फर्क पड़ रहा है, जिसके चलते कोरल ब्लीचिंग हो रही है और लॉस ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड्स हो रहा है मरीन लाइफ के लिए। ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, और आगे आने वाली अब जो स्लाइड्स में चीज़ें आएंगी, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की सीरीज में पढ़ाया है। नहीं देखिए तो देखिए जाके, ठीक है। तो ओशन टेम्परेचर से बढ़ने से हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग ऑलरेडी एडिटोरियल में बात करते हैं। तो बेसिकली अब इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो भाई जो मिटिगेशन टारगेट्स अलग अलग कंट्रीज़ ने पेरिस एग्रीमेंट और क्लाइमेट चेंज में अडॉप्ट किए उनको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ को इस्टेब्लिश किए जाए और इन मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ में एडेप्टिव मेजर्स को रखा जाए। इन एडेप्टिव मेजर्स में क्या होगा कि भाई कहीं पे भी ओवर फिशिंग नहीं करनी है। अगर किसी फिशिंग ग्राउंड में आप फिशिंग कर रहे हो तो फिर उसको रिक्यूपरेट करने का भी टाइम दो। ओशन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करो और ह्यूमंस को ओशन वार्मिंग से बचाओ। अच्छी अच्छी बातें, बहुत जनरलाइज्ड बातें, ये सब चीज़ें आप करोगे कैसे, तो ये सब चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, एंड में। लेकिन इन पॉइंट्स पे अभी हम लोग थोड़ी देर पे आते हैं, बाकी पीपीटी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि कई बार मैं पॉइंट्स डिस्कस कर चुका हूँ तो बार बार बोलने में अजीब लगता है, बट ठीक है फिर भी देख लेते हैं। अगर आप देखिए ओशन की खास बात है, ओशन बहुत भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करता है, और आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो मेन हमारे एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैस, सॉरी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन में जो मेजर है कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बड़ा कार्बन ऑक्साइड का आप कह सकते हो तबका हमारे ओशंस ने एब्जॉर्ब कर रखा है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट ने बताया कि जितनी एक्सेस हीट निकलती है ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन से, उसकी 93% से ज़्यादा ओशंस ने एब्जॉर्ब कर रखी है। हालांकि ओशंस बहुत बड़े हैं, 67% टू 70% ऑफ द इलाका हमारे सरफेस का ओशन ही है, बट कहीं ना कहीं ओशन ज़्यादा भी हैं, बट हीट भी तो हम लोग ज़्यादा पैदा कर रहे हैं अपने कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट के साथ। उसके चलते इन ओशंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो NOAA नाम का ऑर्गेनाइजेशन, इसका डाटा क्या बोलता है
कि जो एवरेज ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर है, मतलब कि ओशन की जो ऊपर की फ्यू मीटर्स की जो टेम्परेचर है लेयर का, वो पिछले 100 सालों में पर डिकेड 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा है। मतलब कि ओवरऑल मान लीजिए तो 1.13 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। फिर अभी एक पेपर पब्लिश हुआ था जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में। ये क्या बोलता है कि भाई डीप ओशन भी अब कहीं ना कहीं इस ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट हो रहा है। जितनी भी एक्सेस हीट निकली है उसकी 1/3 ओशन सरफेस के 700 मीटर तक नीचे जा चुकी है। और आईपीसीसी की रिपोर्ट ये भी प्रिडिक्ट करती है कि 2100 तक जो मीन ग्लोबल ओशन टेम्परेचर है वो 1 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और ख़ास बात दोस्तों ये है कि ओशंस के बीच में ये जो एक्स्ट्रा हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ पॉकेट्स में आप देखोगे कि हीट बहुत ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल साउदर्न हेमिस्फीयर में जो ओशंस हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हीट हो रहे हैं। उसके चलते एंटार्क्टिक आइस शेल्फ के पिघलने के चांसेस बहुत तेज़ हो सकते हैं। ओशन वार्मिंग के एक और घाटे डीऑक्सीजनेशन होता है। जब ओशन का पानी गर्म होता है तो उस पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो ऑक्सीजन कम होती जाएगी। फिर आप आगे देखोगे कि जब ओशन का पानी गर्म होगा तो जो ग्लेशियर्स हैं वो जल्दी पिघलेंगे। जब वो पिघलेंगे तो पानी रिलीज होगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो सी लेवल राइज हो रहा है ओशन वार्मिंग के चलते, दूसरा क्या रहा है डीऑक्सीजनेशन हो रहा है। तो डिजॉल्व अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है भाई आपकी पानी में वो कम हो रही है। और दूसरा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के चलते CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है ओशंस, तो CO2 बढ़ रहा है पानी में, ऑक्सीजन कम हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। मतलब कि आगे आने वाले समय में एनिमल और ह्यूमन रेस दोनों की मौत का इंतजाम हो रहा है यहाँ पे। अब एक और चीज़ है, जब ओशन के टेम्परेचर बढ़ेंगे उसके साथ साथ ओशन एसिडिफाई भी हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब पानी के अंदर बढ़ेगा तो पानी का पीएच घटेगा। पीएच घटेगा तो क्या होगा, ओशन का एसिडिफिकेशन बढ़ेगा और इससे मैरीन स्पेशीज और इकोसिस्टम्स पे भी फर्क आएगा। ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो मैरीन फिशेस, सी बर्ड्स एंड मैरीन मैमल्स दे आर ऑल एट वेरी हाई रिस्क फ्रॉम इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मॉर्टिलिटी ज़्यादा है, ब्रीडिंग ग्राउंड्स का लॉस हो रहा है, मास मूवमेंट हो रहा है स्पेशीज का इन सर्च ऑफ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। कोरल रीफ्स भी यहाँ पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर्स की वजह से अफेक्ट हो रही, कोरल ब्लीचिंग हो रही है, उनकी मॉर्टिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। ये एक फिगर मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, पीपीटी में चाहो तो आप रेफर कर सकते हो। फिर आगे देखा जाए इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे क्या होने वाला। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की, जिसका ये बोलना है कि भैया 4.3 बिलियन लोग यानी लगभग 430 करोड़ लोग अपना 15% एनिमल प्रोटीन मैरीन और फ्रेश वाटर से द्वारा पकड़ी गई फिशेस को खा के लेते हैं। मतलब एक्वाकल्चर के थ्रू, मैरीन फिशरीज कैच के थ्रू या फ्रेश वाटर फिशरीज कैच के थ्रू जो फिशेज इनको मिलती हैं उनको मार के खा के ये लोग अपना 15% ऑफ द एनुअल प्रोटीन पूरा करते हैं। तो मतलब न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो फिशरीज और एक्वाकल्चर है ये मिलियंस ऑफ लोगों के इनकम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप देखोगे कि जब आप फिश स्टॉक्स को डिस्ट्रीब्यूशंस को अल्टर करते हो तो कहीं ना कहीं समझिए बात को, अभी एक जगह पे अच्छा खासा फिश स्टॉक है, वहां पे फिशिंग करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो करते ही जा रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है एक समय के बाद वहां पे फिश खत्म हो जाएगी। अभी जब फिश खत्म हो जाएगी तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में जो मरीन फूड चेन थी ना, वो फूड चेन ही तोड़ दोगे आप, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो फिश के गायब होने से बाकी स्पीशीज पे इम्पैक्ट आएगा। प्लस इस ग्लोबल वार्मिंग के चलते जो फिश स्पेशीज है इट विल बी मोर प्रोन टू डिजीजेस, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के चलते बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस पनपते हैं और ये फिशेज भी बीमार पड़, केवल ह्यूमंस ही नहीं फिशेज भी बीमार पड़ सकती हैं। और फिर उन फिशेज को आप खा लोगे तो भाई ह्यूमंस भी बीमार पड़ जाएंगे। समझ गए। तो ये जो ओशन वार्मिंग है इट इज़ अ सीरियस रिस्क टू फूड सिक्योरिटी एंड पीपल्स लाइवलीहुड। ओके। और जो इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं ओशन वार्मिंग के चलते इसके लिए टेंस टू हंड्रेड्स टू मिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पे नुकसान होता नजर आ रहा है। फिर ये जो राइजिंग टेम्परेचर्स है ये वेजिटेशन को भी अफेक्ट करता है, रीफ बिल्डिंग स्पेशीज को भी अफेक्ट करता है, जैसे कोरल्स और मैंग्रोव्स को भी राइजिंग टेम्परेचर से अफेक्ट करते हैं। ओके, कोरल्स और मैंग्रोव्स हमारी कोस्ट लाइन को इरोजन से बचाते हैं, सी लेवल राइज से बचाते हैं। तो भाई कोरल्स और मैंग्रोव्स हमारे आप कह सकते हो कोस्ट लाइन को इरोजन और सी लेवल राइज से बचाते हैं, और कोरल और मैंग्रोव को बनाने वाली जो रीफ बिल्डिंग स्पेशीज हैं वो बढ़ते टेम्परेचर के साथ ख़त्म हो जाएंगी। तो कोरल और मैंग्रोव को बनने का जो रेट है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है। आगे बात करें तो ये जो
राइजिंग सी लेवल्स और इरोजन है लो लाइंग कंट्रीज को अफेक्ट करेंगे। ऑब्वियस बात है, पानी का लेवल बढ़ेगा तो सबसे पहले जो किनारे पे कंट्रीज इनको लेके डूबेगा। एल नीनो इवेंट्स का इंटेंसिफिकेशन होगा, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा, हेल्थ इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। और मरीन स्पेशीज में जो डिजीज हैं वो बढ़ेंगे और इन स्पेशीज को आदमी खाएंगे तो वो भी मरेंगे। इसको लिमिट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो लिमिटिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, प्रोटेक्टिंग मैरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, रिस्टोरिंग मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम, इंप्रूविंग ह्यूमन अडेप्टेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, और स्ट्रेंथनिंग साइंटिफिक रिसर्च। अब आप बोलोगे सर ये एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रही हो? मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, बहुत डिटेल में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत बार, तो आप उस प्लेलिस्ट को रेफर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट